हेलो फ्रेंड्स, सो जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,400 करोड़ में एक्वायर किया। क्या ये डील एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए फेवरेबल है? पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 4 पार्ट में। सबसे पहले हम नंबर्स के फॉर्मेट में देखेंगे, दूसरी अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डील, एंड नंबर 3 हम कवर करने वाले हैं इस सेगमेंट के कंपटीशन को, एंड नंबर 4 एज अ इन्वेस्टर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। सो ये ब्लिंकिट के एक्विजिशन की कहानी शुरू होती है अप्रैल 2020 से। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लिंकिट कौन सी कंपनी है, कोई नई स्टार्टअप है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ग्रोफर्स अगर आपने नाम सुना होगा तो ग्रोफर्स ही ब्लिंकिट है। और ये चीज आप याद रखना क्योंकि हम इसको आगे स्टोरी में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको अभी भी याद नहीं आया, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हुआ था अबाउट 10 मिनट्स डिलीवरी, जो जोमेटो ने एक बड़ा एड रन किया था कि 10 मिनट में हम डिलीवरी करेंगे, वो इसी के थ्रू था, यानी कि ब्लिंकिट के थ्रू। तो अप्रैल 2020 में जोमेटो अप्रोच करता है ग्रोफर्स को कि हम इसको एक्वायर करना चाहते हैं लगभग 6,000 करोड़ रुपए में, यानी कि $750 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उस वक्त ये डील हो नहीं पाती। बट एक साल होते होते जून 2021 में जोमेटो इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है लगभग 750 करोड़ रुपए। ओके, अब चूंकि जोमेटो डिलीवरी सेगमेंट को लेकर के और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, नवंबर 2021 तक आते आते जोमेटो ग्रोफर्स को प्रॉमिस करता है, यानी कि ब्लिंकिट को प्रॉमिस करता है कि यार हम लगभग $500 मिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे, जो कि होता है लगभग 4,000 करोड़ रुपए। अब आगे दिसंबर 2021 में ग्रोफर्स अपने आप को रीब्रांड करता है एज अ ब्लिंकिट, यानी कि नाम चेंज कर देता है, विच इज ओके, ठीक है। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है जैसे स्टार्टअप्स में होता है, यहां तक कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है। मार्च 2022 तक आते आते ब्लिंकिट में जोमेटो लगभग 1100 करोड़ का लोन देता है। अब जून 2022 में अनाउंसमेंट हो गई कि जोमेटो इसको एक्वायर कर रहा है पूरी तरीके से, यानी 4,400 करोड़ में पूरे बिजनेस। लेकिन ये डील 4,500 करोड़ की नहीं है, ये डील है लगभग 7,500 करोड़ की। कैसे 7,500 करोड़ की? हर जगह न्यूज में तो 4,500 करोड़ का लगभग अमाउंट है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने देखा कि जोमेटो ने इसमें लगभग 1100 करोड़ का लोन दिया है, नंबर 1। नंबर 2, 4,500 करोड़ में खरीदा है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आता है लगभग 5,500 करोड़। ओके, ठीक है। इसके बाद ब्लिंकिट एक्चुअली प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, जो कि लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का घाटा कर रही है हर महीने। और आने वाले 18 महीने तक, यानी अगले 1.5 साल तक जोमेटो ने बोला है कि वो इस कंपनी पे 1,800 करोड़ रुपए खर्च करेगा, यानी कि 5,500 करोड़ में अब आपको 1,800 करोड़ और जोड़ने हैं, जो कि आते हैं लगभग 7,500 करोड़ रुपए। अब आप चूंकि घाटे वाली कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, तो आने वाले 18 महीने या उसके जब तक ये घाटा चलता रहेगा, ये जोमेटो को ही बियर करना पड़ेगा, तो वो भी तो इसमें ऐड ही होगा। तो एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं जोमेटो का इन्वेस्टर हूं और मैंने जोमेटो के बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं एज अ इन्वेस्टर नहीं चाहूंगा कि जोमेटो के घाटे में एक और घाटा ऐड हो, यानी ब्लिंकिट का भी घाटा अब जोमेटो के बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। अब वैल्यूएशन के मामले में देखते हैं कि कितने वैल्यूएशन पे इसको लिया है। अगर आप अभी जोमेटो का सेल्स देखोगे तो ये लगभग 3,600 करोड़ का सेल्स है, पूरे साल भर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और जो मार्केट कैप, यानी कि मार्केट जो वैल्यू दे रहा है जोमेटो को, वो लगभग 50,000 करोड़ की दे रहा है, यानी सेल्स टू मार्केट कैप का जो रेशियो है वो 14x है, यानी कि मार्केट जोमेटो को 14x दे रहा है कि भाई 14 गुना हम तुम्हारे सेल्स का वैल्यू तुमको अभी दे रहे हैं, ठीक है। वहीं ब्लिंकिट का जो टोटल रेवेन्यू है वो लगभग 232 या 236 करोड़ के आसपास है पिछले साल का, और जोमेटो उसको जो वैल्यूएशन दे रहा है वो लगभग 4,500 करोड़ की दे रहा है, जो कि लगभग 18 से 20 गुना होती है। अब आप सोचो, मार्केट जोमेटो को 14 गुना की वैल्यूएशन दे रहा है, सेल्स टू मार्केट कैप, जबकि जोमेटो एक घाटे वाली कंपनी को एक्वायर कर रहा है और उसको 20 गुना का वैल्यूएशन दे रहा है। ये थोड़ा अलार्मिंग है ना, कि मतलब एटलीस्ट थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पे तो खरीदे। एक तो कंपनी आप खरीद रहे हो घाटे वाली, जिसका आने वाले 18 महीने 20 महीने का वो सारा घाटा 1,800 करोड़ का वो भी आप बियर करने वाले हो, और उसको भी आप अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा महंगे पे खरीद रहे हो। तो एज अ इन्वेस्टर ये हमारे लिए फेवरेबल बात तो
नहीं है। ये टोटल ना ऑल स्टॉक्स डील है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो जोमेटो ने अपने सारे स्टॉक्स दिए हैं, उसके बदले में ये कंपनी एक्वायर की है। ओके, तो ये आपने देख लिया वैल्यूएशन वाला पार्ट कि वैल्यूएशन के मामले में ये डील सही नहीं लग रही है। अब आते हैं गवर्नेंस के मामले में। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे जोमेटो की टाइमलाइन बता दी है, अब उस टाइमलाइन में एक और ब्रांच ऐड करते हैं। ब्रांच ये कि आकृति चोपड़ा जो कि जोमेटो में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जस्ट आईपीओ के पहले यानी 9 जून को ऑलमोस्ट उन्हें प्रमोट किया गया को फाउंडर की पोजीशन पे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा प्रमोशन होता है। मैं खुद एक कंपनी का को फाउंडर रह चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 19 जून को ग्रोफर्स के जो को फाउंडर हैं सौरभ कुमार एंड रिडोसा, उसमें से सौरभ कुमार रिजाइन कर दे। ठीक है, लोग रिजाइन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ट्विस्ट चालू होता है। एक्चुअली रिडोसा एंड आकृति चोपड़ा मैरिड, यानी कि ब्लिंकिट के फाउंडर और जोमेटो के को फाउंडर, इनमें फैमिली रिलेशनशिप है। अब अगर आप इसको फैमिली के एंगल से देखोगे तो आपको ये अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को इन्होंने कभी भी इन्वेस्टर को बताया ही नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं किया। एक्चुअली ऐसा कोई रूल नहीं है जहां पे आपको 101% बताना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जिस कंपनी का गवर्नेंस बहुत अच्छा होता है ना, वो अपने इन्वेस्टर्स को सामने से इस तरह की चीजों को डिस्क्लोज करते हैं कि कहीं इन्वेस्टर को अनकंफर्टेबल ना हो, ऐसा ना लगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक सौरभ मुखर्जी की बहुत अच्छी बुक है, उसमें उन्होंने बकायदा इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब भी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, उस कंपनी से थोड़ी सी दूरी बना करके रखो तो अच्छा है। अब यहां पे मैंने आपको दो चीजें कनेक्ट की, एक जो डील हुई है उसकी वैल्यूएशन बहुत ही गड़बड़ है, और दूसरा इन दोनों कंपनी में आपस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये एक पार्ट हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इन्होंने जो ब्लिंकिट का डेटा शो किया है, अगर आप देखोगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्होंने जैन 2022 का डेटा दिखाया, जहां पे इन्होंने बताया है कि लगभग हमारा रेवेन्यू 22 करोड़ का बनता है। ठीक है, उसके बाद सीधा मई का डेटा दिखा दिया है, जहां पे इन्होंने बताया है कि लगभग हमारा 58 करोड़ का रेवेन्यू बनता है। नाउ क्वेश्चन इज, बीच के मंथ का डेटा कहां गया? अब हम जैन का डेटा देखेंगे, मई का डेटा देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो बढ़ रहा है, विच इज गुड, बट बीच के मंथ का डेटा कहां गया? अगर कोई जोमेटो का इन्वेस्टर है तो उसे समझ में तो आता कि जोमेटो किस तरह की कंपनी को एक्वायर कर रही है, मंथ दर मंथ उसका क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का डेटा है, बीच का डेटा गायब है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मिसिंग है। अब मैं आपको कुछ दीपक शेनॉय के ट्वीट्स दिखाऊंगा, आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। ये वो ट्वीट है जहां पे ये बता रहे हैं कि 4500 करोड़ की डील है, और जो ये डील हुई है स्टॉक्स में, लेकिन 12 मंथ का लॉक इन है, ठीक है, और 8% का डाइल्यूशन हुआ है, विच इज इनसेन, एज पर हिम विच इज इनसेन। ये मैं बात कर रहा था इसकी। अब जरा इसको क्लिक करते हैं। अब ये जो नंबर्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, एडजस्टेड एबिटा एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये सब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पे बताया है, जबकि ऑर्डर वैल्यू पे चीजें नहीं देखी जाती। देखो, ऑर्डर इज कंप्लीटली डिफरेंट, रेवेन्यू पे देखा जाता है कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितना है। ऑर्डर तो बहुत बड़ा हो सकता है। अब इन्होंने डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर जो डिफाइंड है उसमें इंक्लूडिंग कैंसल्ड ऑर्डर। भाई कैंसल्ड ऑर्डर क्यों इसमें इंक्लूड किए? सबसे पहली बात, ये तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है कि खुद ही जो है डेटा में आप बहुत सारे ऑर्डर डाल के उसको कैंसिल कर दो और फिर बोलो इसमें कैंसल्ड ऑर्डर इंक्लूडेड है। और ये जो जीओवी है यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है, ये एमआरपी के हिसाब से इंक्लूड किया गया है, जबकि एमआरपी तो यार ये तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, आपका जितने में बिक रहा है उतने के हिसाब से बताओ। एग्जांपल के लिए, अगर एमआरपी मान लो किसी फोन की 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप एज ए दुकानदार उसको 7,000 में बेच रहे हो, तो आप रेवेन्यू 7,000 के हिसाब से कुछ एड करोगे ना, जो भी करोगे 7,000 के हिसाब से। आप ही थोड़ी बोलोगे दुनिया को कि मैंने 10,000 का सामान बेचा, नहीं ना। तो ये चीज यहां पे हाईलाइटेड है। यहां पे जो कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन में, यहां पे टेक का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, द नंबर्स आर शोन अबव आर अनऑडिटेड, यानी ये नंबर्स ऑडिटेड ही नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन यहां पे रेज किया है कि जोमेटो हैज नो ड्यू डिलिजेंस। ऐसा कैसे हो सकता है कि नंबर बिना ऑडिट किए डाल दिए? क्यों डाल दिए? इन्वेस्टर्स को क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? जोमेटो ने कुछ तो ड्यू डिलिजेंस किया होगा। सो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सीधा सीधा सवाल खड़ा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी वाइज भी और प्रैक्टिस वाइज भी।
क्या हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इस स्पेस में कोई कंपटीशन ही नहीं है, कि चलो डिलीवरी में कोई कंपटीशन नहीं है, जोमेटो पक्का इस रेस को जीत जाएगा, तो एज अ इन्वेस्टर हमें पक्का इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए कि अगर जोमेटो जीतता है तो बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा, बहुत बड़ा मार्केट कैप कवरेज होगा। मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट में ऑलरेडी कितने बड़े बड़े प्लेयर का कंपटीशन है। एग्जांपल के लिए डंजो ऑलरेडी बैक्ड बाय रिलायंस है। रिलायंस इज लाइक सुपर कैश रिच। आपने देखा जियो के मामले में क्या हुआ, उन्होंने मतलब सब कुछ फ्री ही कर दिया था अगर उनको मार्केट जीतना था, और बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। वहीं अगर आप बिग बास्केट को देखोगे तो वो बैक्ड बाय टाटा है। इसके बाद इंस्टामार्ट है जो कि स्विगी के द्वारा बैक्ड है। इसमें ब्लिंकिट फॉर श्योर जीतेगा या नहीं जीतेगा, वी डोंट नो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जोमेटो ने डिक्लेयर किया था कि वो 2024-2025 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब अगर ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया है और ये घाटे वाला बिजनेस है, तो आई डोंट नो उस कमेंट का क्या होगा, वेदर 2024-25 तक सच में प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। सो एज अ कंक्लूजन हमें क्या करना चाहिए? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोकेश इतना डिटेल एनालिसिस कोई कैसे करेगा कि फैमिली का रिलेशनशिप क्या है और क्या डील हो रही है, क्या वैल्यूएशन पे हो रही है, काम इन्वेस्टर कैसे कर पाएगा? तो मेरा आंसर काफी सिंपल है, आप सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करो ना, लॉस मेकिंग कंपनियों में क्यों ही इन्वेस्ट करना है? और अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है, एटलीस्ट ट्रैक करो, जब ये प्रॉफिटेबल हो जाए तब इन्वेस्ट करो। ऑलरेडी 8 से 10 साल से है ये, और उसके बावजूद अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, देन लेट्स वेट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। और जब कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ छुपाना नहीं है ना यार, कि मुझे ये छुपाना है, ये नंबर छुपाना है, ऐसे छुपाना है, वैसे छुपाना है, ऐसा कुछ भी नहीं उसे छुपाना। उसे पता है कि यार हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारा बिजनेस अच्छा है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है, तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है। बट जोमेटो के मैनेजमेंट का आपने कहीं भी इंटरव्यू देखा रिसेंटली? ये पूरा डील हो रहा है, लेकिन जोमेटो का मैनेजमेंट आपको कहीं दिखेगा नहीं इसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टर्स को बताते हैं। आज भी मैं आपको दिखा देता हूं, काफी सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो अभी भी बाय की रेटिंग दे रहे होंगे, उनके हिसाब से उनको लगता होगा बाय, बट एज अ इन्वेस्टर आपका क्या व्यू है ये आपको डिसाइड करना है। आई होप आपको इससे जरूर सीखने मिला होगा कि कंपनी कितनी भी बड़ी हो, जब तक प्रॉफिटेबल ना होना तब तक थोड़ी दूरी बना के रखो। अब जब वो प्रॉफिटेबल है नहीं, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू, गवर्नेंस का इशू, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के इश्यूज, वो सब में जाने का कोई मतलब ही नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।